Is there any doubt to any child? Yes, Bache. Before continuing with today's lecture, is there any doubt to any child? No doubts? Is the topic clear to every one of you? What we had done? We had done about breathing and respiration. है ना? ब्रीदिंग का टॉपिक हम कर रहे थे बेटे. ब्रीदिंग का मैंने आपको डायग्राम भी करवाया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? ब्रीदिंग इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड throwing out of air rich in carbon dioxide. कल हमने ये पार्ट किया था. हाँ जी दृष्टि. यस बच्चे. मैम आपने कल कितने डायग्राम्स करवाए थे? एक ही डायग्राम करवाया बच्चे, एक ही डायग्राम करवाया है. टॉपिक मैं ऑलरेडी कल करवा चुकी हूँ. सॉरी, जो परसों करवाया था, जो प्रोसेस आपको परसों समझाया था कि नोज के थ्रू एयर अंदर जाती है नोस्ट्रल्स में, देन इट विल गो टुवर्ड्स द ट्रैकिया, ट्रैकिया में से होके आपके ब्रोंकाई में. दो पार्ट्स हो जाते हैं ट्रैकिया के, दैट इज ब्रोंकाई. ब्रोंकाइज में से वो पास होती है लंग्स में. लंग्स में क्या है? ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलीज. जो एल्वियोलीज है that are covered with the blood vessels, blood capillaries. तो उन blood capillaries और alveoli के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज. यही टॉपिक मैंने कल समझाया था. और साथ ही साथ आपको बेसिकली दो प्रोसेसेस करवाए थे. वो प्रोसेसेस क्या इंडिकेट करते हैं? हाउ डज वी ब्रीथ, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन दैट वी ब्रीथ, और उसकी एक्टिविटी आपको समझाई थी. उसकी एक्टिविटी में हमारे पास था एक बॉटल. बॉटल को हमने नीचे से टाई अप कर दिया था रबर बैंड से, और उसके अंदर दो बैलून्स रख दिए थे विद द हेल्प ऑफ अ वाइट ट्यूब पाइप, है ना? When we stretch that balloon, जब हमने उस बैलून को खींचा तो एयर प्रेशर जो है बॉटल के अंदर कम हो गया था. एयर प्रेशर कम होने के कारण that balloon they gets inflated, वो दोनों फूल गए. And same is the role played by our lungs. Our lungs are actually attached with the diaphragm. वो diaphragm के साथ attached है. Due to the muscles, and these muscles pull the diaphragm downwards. वो diaphragm को नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से air is comes in the lungs. Air enters in the lungs. Pressure low हो जाता है, lungs में air आ जाती है, और lungs जो होते हैं they get broaden. ठीक है, chest cavity broad होती है. Just try to inhale the air. एयर को अपने बॉडी के अंदर लेके जाओ. टेक अ डीप ब्रेथ. जब आपने एयर अंदर लेके गए तो आपका ये वाला जो पार्ट है, आपका जो चेस्ट पार्ट है, वो ऊपर की तरफ मूव हुआ कि नहीं? ऊपर की तरफ मूव हुआ. इट मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और साथ ही साथ बाहर की तरफ, है ना? दैट इज द प्रोसेस टेकन ड्यूरिंग इनहेलेशन. इनहेलेशन के टाइम पे यही प्रोसेस होता है, और ये हमने कल डिस्कस कर लिया. यहाँ तक इनहेलेशन तक हमने कर लिया था. रिमेम्बर, याद है सबको? हाँ जी बच्चे. सो वी वर डूइंग ब्रीथिंग. हाँ जी, हम क्या कर रहे थे? ब्रीथिंग. व्हाई ब्रीथिंग टेक्स प्लेस? ब्रीदिंग क्यों होती है या किस वे में होती है? बेटे बेसिकली ब्रीदिंग टेक्स प्लेस with the help of intercostal muscles between the ribs and the diaphragm. It takes place by intercostal muscles. ठीक है, जो आपकी रिब्स है, जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, रिब्स और डायफ्राम के बीच में कुछ मसल्स होती हैं. वो मसल्स एक्चुअली आपको ब्रीदिंग में हेल्प करती है. बिटवीन रिब्स, सॉरी, इंटरकोस्टल मसल्स between the ribs and diaphragm.
ठीक है, तो इसमें हमने इनहेलेशन का प्रोसेस कल डिस्कस कर लिया था। इनहेलेशन में क्या है, आई एम रिपीटिंग, ड्यूरिंग इनहेलेशन your ribs are pushed upward and downward. Ribs are pushed upward की तरफ जाती है, ऊपर जाते हैं। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, देखो आपकी रिब्स ऊपर जा रही है, एंड फॉरवर्ड, है ना, आगे की तरफ आ रही है, या यू कैन से आउटवर्ड, फॉरवर्ड भी लिख सकते हो या आउटवर्ड वर्ड में यूज कर रही हूँ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आती है। ठीक है, सेकेंडली जो आपका डायफ्राम है, वन सेकेंड बच्चे, एक मिनट, यस बच्चे, दिस वाज द यस्टरडेज टॉपिक। डायग्राम के अलावा मैंने यही टॉपिक करवाया था बिकॉज यस्टरडे आई हैव आल्सो रिसीव्ड एप्लीकेशंस फ्रॉम 2 or 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये कल वाला टॉपिक ही है। इफ यू वॉच यस्टरडेज वीडियो तो उसमें भी यही चीज है, यहीं पे हमने किया था, और इसी चीज को मैं दोबारा एक बार फिर से इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग और डायफ्राम के बीच में एक इंटरकोस्टल मसल्स होती है। वो मसल्स जब हम स्ट्रेच करते हैं नीचे की तरफ ना, तो हमारी ये वाला जो पार्ट है ये बाहर की तरफ आता है, और साथ ही साथ जो आपका डायफ्राम है, एक डायफ्राम that contracts होके नीचे की तरफ चला जाता, contracts and move downwards, वो downwards मूव कर जाता है। I will also explain in pictures also, मैं 2 पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करता है, राइट। जैसे ही आपका डायफ्राम नीचे आया, रिब्स बाहर को आ गई, तो चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट के अंदर वाली स्पेस है वो खाली हो गई, स्पेस बढ़ गई ना, ऑलरेडी डायफ्राम भी नीचे चला गया, जो चीजें हैं वो नीचे की तरफ चली गई, जो ऊपर वाली चीजें हैं वो ऊपर को और बाहर को आ गई हैं, तो बीच वाली कैविटी क्या हो गई, उसमें स्पेस इंक्रीज हो गई ना। ठीक है, सो स्पेस बिटवीन द कैविटी इंक्रीजेस, स्पेस between cavity increases। तो ये कैविटी कौन सी है, हमारी चेस्ट की। ठीक है, ये हमारी चेस्ट का पार्ट है ना, चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, और जैसे ही स्पेस इंक्रीज होती है, एयर तो उतनी है क्योंकि ऊपर नीचे से सब एयर टाइट है ना, बाहर एयर आ सकती है ना जा सकती। अब एयर उतनी है, स्पेस इंक्रीज हो गई है, तो एयर का प्रेशर जो है वो कम हो गया, एयर की शॉर्टेज हो गई। अब एयर की शॉर्टेज होने की वजह से लंग्स क्या करते हैं, एयर को अंदर ले जाते हैं। जैसे ही एयर अंदर जाती है, लंग्स बिकम वो फूल जाते हैं। ठीक है, टू मेंटेन दैट कैविटी, टू मेंटेन द स्पेस। ठीक है, एयर सैक्स फूल जाते हैं, लंग्स दे गेट एक्सपैंड। ठीक है, चेस्ट कैविटी जैसे ही साइज इंक्रीज होता है, और एयर क्या करती है, air rushes into the lungs, air rushes into the lungs, air lungs के अंदर जाती है। ठीक है, and due to which your lungs get filled with air and expand। ठीक है, लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। एक बार आप इतना प्रोसेस समझ लो बेटे। बेसिकली व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप सबको याद होगा मैंने कल डायग्राम करवाया था, वो डायग्राम क्या था, वो एक्टिविटी थी, एक्चुअली दैट एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ अ बॉटल, एक बॉटल वाली थी, है ना। उसमें क्या था, आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन है वो एक्टिविटी, दैट वी हैव टेकन अ बॉटल, हमने एक बॉटल ली थी, इसको पूरी तरह से कवर कर दिया,
पूरी तरह से बंद है, ना कोई एयर आ सकती है ना जा सकती है, सिर्फ इसमें होल में से पाइप पास की थी। ये पाइप वाई ट्यूब पाइप है, इस तरह से वाई की तरह की पाइप है जो ऊपर से खुली हुई है, नीचे से यहाँ से हमने कट कर दिया था, यहाँ से कट करके हमने रबर ट्यूब लगा दी थी, रबड़ लगा दी थी, यहाँ पे फ्लेक्सिबल पार्ट लगा दिया था, और यहाँ पे 2 बैलून्स थे। रिमेम्बर दिस एक्टिविटी? व्हाट हैपेंस, अब हमने क्या किया था, ये पूरी एयर टाइट है, ये नॉर्मली अपनी पोजीशन पे है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। आई हैड स्ट्रेच्ड इट डाउन, इस पार्ट को, इस रबर बैंड को मैंने नीचे की तरफ खींचा तो इसकी शेप ये हो गई, क्योंकि ये रबर बैंड है तो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। अब इसकी शेप ये वाली होगी, ये क्या है, ये हमारा डायफ्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ आ गया। जैसे ही आपने डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचा, बच्चे मुझे ये बताओ, आपकी ये वाली जो स्पेस है ये बढ़ गई। दिस इज योर चेस्ट कैविटी, ये आपकी चेस्ट कैविटी को इंडिकेट करेगी। आपकी ये वाली स्पेस सेंटर में बढ़ गई। स्पेस बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ से खाली स्पेस आ गई, एयर की शॉर्टेज हो गई, एयर नीचे मूव कर गई, ऊपर नीचे सारा कवर कर लिया। एयर की शॉर्टेज होने से यहाँ पे स्पेस ज्यादा इंक्रीज हो गई, खाली हो गई, और इस खाली स्पेस को फिल करने के लिए एयर ऊपर से अंदर एंटर करती है, और जैसे ही वो एंटर करती है तो ये बैलून्स जो है दे गेट इन्फ्लेटेड, ये बैलून्स ऐसे फूल जाते हैं। दिस इज योर प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, ठीक है। The balloons gets inflated, these balloons act as your lungs, ये आपकी स्पेस को कंप्लीट करते हैं जो एयर आपकी शॉर्टेज हो गई। इस तरह से लंग्स जो है एक्सपैंड करते हैं। देखो मैंने यही वर्ड लिखे, रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आती, सॉरी रिब्स मींस ये चीज जब फूल जाती है तो ये बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। रिब्स एक्सपैंड होकर ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आते हैं, और ये वाला जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है। उसकी वजह से चेस्ट कैविटी का ये सेंटर वाला साइज इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू व्हिच these balloons or lungs they get filled with the air and they expand. This usually happens during inhalation. Clear है बच्चे? और इसके साथ ही इसका बिल्कुल रिवर्स है एक्सहेलेशन, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इसी को थोड़ी चेंजेस कर रही हूँ, है इसको मैंने कर दिया अंदर की तरफ, आपका रबर बैंड मैंने अंदर की तरफ पुश कर दिया रादर देन बाहर की तरफ पुश करने से। और रिब्स जो है, जब जरा सांस लेके छोड़ना, जब छोड़ोगे रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ऐसे ही होता है, रिब्स डाउनवर्ड जाती है और इनवर्ड जाती है। जो आपका डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, रादर रिलैक्स होके अपवर्ड मूव कर जाता है। Diaphragm relaxes and move upward. और जब आपका डायफ्राम बच्चे अपवर्ड मूव कर गया, ठीक है, ये रिब्स भी नीचे आ गई, तो ये स्पेस जो है वो इंक्रीज करने की बजाय क्या करती, डिक्रीज। अब स्पेस कम हो गई, जब स्पेस कम हो गई तो एयर क्या कर रही है, इन बैलून्स को पुश कर रही है, ठीक है। एयर इन बैलून्स को पुश कर रही है, पुशिंग के कारण ये बैलून्स की जो एयर है वो यहाँ से अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके बाहर निकल रही है, ठीक है। एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स, इनटू नहीं, आउट ऑफ द लंग्स, एंड thus जो लंग्स है they will get emptied and they get contracted, empty हो जाते हैं और contract हो जाते हैं, बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस है। अब जब एयर यहाँ से निकल जाएगी तो ये उनकी ओरिजिनल शेप आ जाएगी, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लाइक दैट, ठीक है। आई होप द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। गुनीत बेटे अगर डाउट नहीं है तो यू कैन लोअर योर हैंड, और आई एम गोइंग टू शेयर 2 डायग्राम्स विद यू जिसमें आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस क्लियर हो जाए। ओके बच्चे, जस्ट गिव मी 1 मिनट,
I want to share a diagram with you. Okay, guys? Okay. So, this is our diagrams बच्चे. ये देखो, ये डायग्राम है आपका. इसमें क्या है, आप एक्सहेलेशन का प्रोसेस. एक्सहेलेशन कैसे, ये देखो, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है, इट इज मूव्ड अपवर्ड्स, और अपवर्ड्स क्या है, वो लंग्स को पुश कर रहा है, एयर को बाहर निकालो. और ये सेकेंड डायग्राम में देखो, एयर जो है, डायफ्राम जो है, येलो वाली लाइन डायफ्राम को इंडिकेट कर रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है ना, और जो एयर है इट इज कमिंग इनसाइड. दिस इज इनहेलेशन. अगर आपका डायफ्राम नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ पुश करता है, चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया, और देखो इसमें चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो गया. कैविटी कम है ना, साइज ऑफ द चेस्ट कम है. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अब मुझे लगता है ये डायग्राम आप सबको क्लियर हो जाएगा कि हमारी बॉडी में एक्चुअली चेस्ट कैविटी कैसी है, और उसमें लंग्स, डायफ्राम और रिब केज कैसे प्रेजेंट है. ठीक है. इज इट क्लियर? ओके. दिस इज लंग्स, और ये कल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाला मैंने आपको कल करवा दिया. ठीक है जी. नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स इफ एनीवन इज. हाँ जी बच्चे. यस गुनीत, आस्क, यू कैन आस्क बच्चे. मैम जो लिप्स है वो हमारे लंग्स के ऊपर ही होती है ना, तो हाँ, हमारे लंग्स के ऊपर होती है, और लंग्स के ऑलमोस्ट सेंटर में हमारा हार्ट भी होता है. ठीक है. लिप्स हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है. मैम क्या हार्ट, इट विल आल्सो प्रोटेक्ट अवर हार्ट. ठीक है. मैम मेरी लिप्स दोनों लंग्स पे होती है. दोनों लंग्स को मैंने इसीलिए एक डायग्राम शेयर किया था आपके पास, जो पूरी तरह से लिप्स से कवर किया. मैम इसका मतलब जब हम मतलब एयर ब्रीथ करते होते तो मतलब लंग्स से बाहर आती है ना. हाँ, लंग्स से के ही अंदर जाती है और लंग्स से ही बाहर आती है. बेसिकली इस डायग्राम में जो रोल ये बलून्स है ना, वही रोल हमारे लंग्स का. ठीक है. ओके मैम. यस. हाँ जी बच्चे. नाउ टेल मी, इज देयर एनी अदर डाउट? देन यू गाइस आर मोस्ट वेलकम. हाँ जी बच्चे. तानिया, you want to ask something? Exhalation. Okay, exhalation में क्या होता है बेटा? During exhalation जो हमारी ribs हैं, जरा सांस छोड़ के देखो, ऑटोमेटिकली आपकी चेस्ट अंदर की तरफ और नीचे की तरफ का छोड़ो, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ गई ना, तो जब आपकी ribs जो है अंदर की तरफ नीचे की तरफ जाती हैं मूव करके, तो जो एयर इसमें भरी थी जगह कम हो गई, स्पेस डिक्रीज हो गई, तो उससे क्या होता है, एयर जो है वो बाहर की तरफ पुश करेगी. अब यहाँ से तो एयर बाहर जा नहीं सकती, इस कैविटी में से तो एयर बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि ये एयर टाइट है. तो वो क्या करती है, वो सारी फोर्स बैलून पे लगा देती है, जिससे क्या होता है, बैलून की एयर बाहर निकल जाती है. इन द सेम मैनर हमारी बॉडी के अंदर सारी फोर्स किस पे लग जाती है, लंग्स पे, जिससे लंग्स से एयर जो है वो बाहर निकल जाती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इफ यस, देन वी विल मूव टू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अगेन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस. ठीक है. इसको जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? ओके. तो डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस देखिए हमने मोस्टली पैरामीटर्स के साथ करने हैं, और कोशिश कीजिए आप भी जितनी बार डिफरेंसेस लिखें, यू मस्ट राइट द पैरामीटर्स कि किन बेसिस से आप डिफरेंसेस उनके शो कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाता है. ठीक है. व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस वी आर डिफरेंशिएटिंग देम, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो फर्स्ट पैरामीटर क्या है, किस बेसिस पे हम फर्स्ट डिफरेंस करते हैं. अगर इनहेलेशन है तो एयर की डायरेक्शन,
ठीक है, इन विच डायरेक्शन डज द एयर मूव, और वी कैन से सिंपली आई विल राइट मूवमेंट ऑफ एयर फर्स्ट। आप सबको पता है इनहेलेशन का मतलब, अगर मैं सिंपली भी पूछूंगी क्या मतलब है, एयर को अंदर लेना। पैरामीटर्स आर द पॉइंट्स आर द फीचर्स ऑन व्हिच डिफरेंशिएट, कौन कौन से पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ एयर किस डायरेक्शन में होती है, इनहेलेशन क्या होता है बेटे, एयर रीजन मूव inside our lungs या move flow into the lungs, ठीक है, move या flow into the lungs, जो मर्जी लिखो, into the lungs। एक्सेलरेशन में क्या है, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो आउट ऑफ द लंग्स, है ना, इनटू की बजाय क्या आ जाएगा, आउट। क्लियर है। सेकेंडली मूवमेंट ऑफ रिब, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगी तो बता रही हूँ। मूवमेंट ऑफ रिब, इनहेलेशन में रिब की मूवमेंट क्या होती है, रिब मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, है ना, एंड आउटवर्ड। मैं एक वर्ड लिख रही हूँ लेकिन आपको पूरे पूरे वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, यू हैव टू राइट कंप्लीटली, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और एक्सेलेशन में अपवर्ड का डाउनवर्ड, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। राइट, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की मूवमेंट किस डायरेक्शन में होती है, ऑलरेडी ये पॉइंट भी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। डायफ्राम किस डायरेक्शन में मूव होता है, पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट होके मूव करता है किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, एंड दिस, चलो ठीक है, डाउनवर्ड, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रिलैक्स, और ये चीज मैंने बेटे आपको क्लियर कर दी है, हाउ इट विल वर्क, ठीक है जी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम, ठीक है, उसके अंदर वाली स्पेस वो क्या होती है, टाइम पे इंक्रीजेस, काइंडली प्लीज राइट फुल सेंटेंस इन योर एग्जाम, और यहाँ पे डिक्रीज करती है, सिर्फ बोर्ड वाला उठा के कॉपी नहीं करना है, आपने फुल लाइन सेंटेंस लिखने हैं, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, स्पेस कम हो जाती है जिससे प्रेशर पड़ता है, एयर जो है वो बाहर की तरफ पुश होती है, बाहर जाती है, ठीक है, जब एयर बाहर चले जाती है तो डायफ्राम फिर से नीचे आ जाता है, और उसकी वजह से स्पेस फिर से इंक्रीज हो जाती है, स्पेस इंक्रीज हो गई, फिर एयर को बुला लिया, तो ये कॉन्टिन्यूसली इस वे में मूव करती रहती है, स्पेस इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। और लंग्स की पोजीशन क्या आती है, कैसे वर्क करते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन लंग्स एक्सपैंड, है ना, लंग्स एक्सपैंड करते हैं एंड दे गेट फिल्ड विद एयर। अब देखो, जो आपने पॉइंट्स सारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में लिखे थे वही पॉइंट्स मैंने रिपीट किए, ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पॉइंट्स में कुछ बाय चांस में से छूट गया हो, आपके माइंड में आ रहा है, यू कैन आउट, ठीक है। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट
लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस और एयर रशेस आउट. ठीक है, जो मर्जी लिख सकते हो. एयर रशेस आउट, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस आउट ऑफ लंग्स. तो बेसिकली बेटा मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. और मुझे लगता है अगर आप लोगों ने क्लासेस ध्यान से लगाई हैं और सुनी है तो दैट विल बी क्लियर टू एवरीवन. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमारा अगला टॉपिक था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सिर्फ ब्रीदिंग का पार्ट. ठीक है, और हम क्या कर रहे थे, हमने ब्रीदिंग भी की थी और रेस्पिरेशन भी किया है ना. तो रेस्पिरेशन को हमने एक दूसरा नाम दिया था सेलुलर रेस्पिरेशन. मीन्स इंटरनल ब्रीदिंग और एक्सटर्नल ब्रीदिंग का अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. वी आर स्टिल हैविंग 5-7 मिनट्स. तो मूविंग अपॉन टू ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या है, वो एक फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस मीन्स लेना और देना, intake and so out. Cellular respiration is not a physical process, it is a chemical process. Chemical process means something new will be formed. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, ब्रीदिंग में नहीं होती. राइट, so let us discuss few points of differences between breathing and cellular respiration. So very first is, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये प्रोसेस कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस. इट इज अ फिजिकल. ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ओनली exchange of gases takes place. In which exchange of gases takes place. और cellular respiration कैसा प्रोसेस. Breathing is a physical process in which exchange of gases takes place. And what about cellular respiration? Cellular respiration is basically a biochemical process. Biochemical means chemical reaction तो हो ही रही है. ठीक है, रिएक्शन तो हो ही रही है, लेकिन क्योंकि वो लिविंग सेल्स में है, ठीक है, ये सेल्स लिविंग है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को बायोकेमिकल. ठीक है, इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल प्रोसेस विच इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जिसमें आपका फूड ब्रेकडाउन होता है. इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन in which breakdown of food takes place. Right? Second, और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, एनर्जी. अंदर लेके जाते हुए उसमें कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती है ना. नो एनर्जी इज रिलीज. नो एनर्जी इज रिलीज. और सेलुलर रेस्पिरेशन होती ही इसीलिए है, so that energy is released. ठीक है, in breathing no energy is released, however in cellular respiration energy is released. Place where it occurs. ठीक है, या इसकी occurrence कहाँ पर है. ब्रीदिंग कहाँ अकर करती है वैसे, where does breathing occur? Breathing occurs out, हमारे सेल्स के बाहर होती है. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन occurs inside the cell, सेल्स के अंदर होती है. सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, फूड ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इसमें एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व.
कोई एंजाइम नहीं होता। हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ फूड में एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, देयर आर फ्यू कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन द टू, बहुत ही कॉमन से डिफरेंसेस हैं, राइट। हाँ जी, आफ्टर दिस since last 2 minutes are there, तो पहले तो अगर किसी को कोई डाउट है बेटा वो पूछ लीजिए। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो आई विल रिपीट माई वर्ड्स, मैंने क्या करवाया है और हमने कल क्या करना बेसिकली। ठीक है, एंड इट्स बेटर इफ यू विल गो थ्रू द टॉपिक बिफोर हैंड। जैसे अभी तक मैंने आपको करवाया है ब्रीदिंग, इस पूरे चैप्टर में आपको रेस्पिरेशन समझाया है। फर्स्टली रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हैं, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हमने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने की थी, उनके डिफरेंसेस किए थे, राइट। उसके बाद वी हैव स्विच्ड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लास्ट 2-3 डेज से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कि हमारा एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर क्या क्या है और उसके सारे पार्ट्स का क्या फंक्शन है और वो किस वे में वर्क करता है। ठीक है, और उसके लिए हमने 1-2 एक्टिविटीज डिस्कस की, राइट। Today we had discussed about the breathing and cellular respiration as well as differences between inhalation and exhalation. अब अगर आप ध्यान में देखोगे रेस्पिरेशन के बाद क्या चीज रिलीज हो रही है? एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है ना। अब एनर्जी जो है वो तो तब भी रिलीज होती है जब हम बर्न करते हैं, बर्निंग होती है, कंबशन होती है। जब कोई चीज जलाते हो तभी तो एनर्जी आती है, हीट और लाइट आती है कि नहीं? हीट और लाइट भी एक तरह की एनर्जी है। तो ब्रीदिंग और कंबशन में भी जो डिफरेंसेस है दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, ऑन नेक्स्ट लेक्चर मंडे को हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड कंबशन एंड व्हाट आर द थिंग्स वी ब्रीथ आउट। आप सबको पता है कि हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। क्या सबूत? हाउ कैन यू प्रूव दैट? तो उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी वी विल डिस्कस ऑन मंडे। ठीक है जी, उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल फॉर ह्यूमन। उसके बाद in plants and other animals. ठीक है, ह्यूमंस के अलावा बाकी एनिमल्स की रेस्पिरेशन भी हमने जरा जरा सी टच करके डिस्कस करनी है, दैट आई विल डू। So that's all for today, and time runs out, so I will end the class. Bye bye, bye.